हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दशरथ सिंह सैनी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म दशरथ सिंह सैनी पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, आज हम एनसीईआरटी और आरबीएससी बेस मानव नेत्रों एवं रंग बिरंगा संसार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं पहले ही विद्यार्थियों, इससे पहले हम कल की क्लास में मानव नेत्र की संरचना के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। उसकी संरचना क्या है, उसके नामांकन चित्र में कौन कौन से भाग, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आई होप विद्यार्थियों आज हम उससे आगे की बात करेंगे। मानव नेत्र की संरचना आपको क्लियरली समझ में आई हुई होगी। आज एक बार और मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। क्यों, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमें क्लास बीच में ही रोकनी पड़ी। इस कारण से आज मैं आपको उसको दोबारा से थोड़ा सा बता दिया जाएगा। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। ओके विद्यार्थियों, तो क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपको पुनः ये ध्यान दिला देता हूँ कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हो तो मेरा सभी साथियों से ये निवेदन रहेगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की नई नई बेहतरीन जानकारी समय पर उपलब्ध हो जाएं, सूचित हो जाएं। और यदि हमारे द्वारा आपको जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है वीडियो के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, यदि आपको पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकें। तो चलिए विद्यार्थियों प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मानव नेत्र की संरचना के बारे में एक बार पुनः बताऊंगा। हालांकि मैं आपको कल की क्लास में ये चीज़ बता चुका हूं, एक बार पुनः देख लें कि मानव नेत्र की संरचना क्या होती है। तो मानव नेत्र की संरचना में हम कल पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः देखें कि मानव नेत्र की संरचना है वो एक गोलाकार संरचना लिए होती है, जिसमें एक नेत्र गोलक होता है। नेत्र गोलक 3 परतों से मिलकर बना होता है, जिसमें श्वेत पटल, कॉर्निया, अपन बात कर रहे हैं किसकी, नेत्र गोलक की। तो नेत्र गोलक में 3 झिल्लियाँ होती हैं। सबसे बाहर दृढ़ पटल होता है जो कठोर सुरक्षा आवरण होता है, अपारदर्शक होता है, नेत्र का सुरक्षा का काम करता है। इसी प्रकार से इसके मध्य में एक और झिल्ली पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। और ये रक्तक पटल जो है वो रक्त कोशिकाओं का सघन जाल लिए होता है, जो नेत्र को क्या करता है, पोषण प्राप्त करने का कार्य भी करता है। इसके अंदर की ओर एक और झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं, जहाँ पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है वहाँ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, और उस स्पष्ट प्रतिबिंब बनने वाले बिंदु को ही रेटिना बिंदु कहते हैं। इस दृष्टि पटल के अंदर की ओर पारदर्शी एक तरल द्रव भरा होता है, नेत्र गोलक में ही भरा होता है। और वो नेत्र गोलक में भरे हुए द्रव को अपन क्या कहेंगे, कांचाभ द्रव कहेंगे। और ये कांचाभ जो द्रव होता है, ये कांचाभ द्रव इस नेत्र गोलक को सूखने से बचाता है, तरलता प्रदान करता है, लचीलापन बनाए रखता है। इसके आगे की ओर नेत्र गोलक से ही एक उत्तलाकार आकृति में एक लेंस जुड़ा होता है, जिसे क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। और ये जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, ये क्रिस्टलीय लेंस यहाँ पक्षमावी पेशियों से नेत्र गोलक से जुड़ा होता है।
नेत्र लेंस के आगे की ओर एक अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका के बीचों बीच में एक पारदर्शी छिद्र पाया जाता है जिसे पुतली या तारा के नाम से जानते हैं। पुतली या तारा का जो नियंत्रण का काम है वो परितारिका ही करती है, जो कि मैं आपको विस्तार से इसमें बता चुका हूँ। तो विद्यार्थियों, हम इस नेत्रों की संरचना के बारे में स्पष्ट पढ़ चुके हैं और मैं आपको अभी भी इसको एक थोड़ी सी समरी के रूप में बता रहा हूँ। फिर इसमें नेत्र लेंस है, जलीय द्रव है, रक्तक पटल है, दृष्टि पटल है और कांचाभ द्रव है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट आज हम बात करेंगे नेत्र की समंजन क्षमता। यानी नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्रों की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, नेत्र जब सामान्य अवस्था में होता है तो अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है। यानी जब नेत्र सामान्य अवस्था में होती है, यानी स्वस्थ नेत्र होती है जिसमें किसी प्रकार का कोई दबाव तनाव नहीं होता है, उस नेत्र की बात कर रहे हैं हम। तो जब नेत्र सामान्य अवस्था में होता है तो अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है। जब वस्तु नेत्र के पास होती है, जब वस्तु नेत्र के पास होती है तो नेत्र की मांसपेशियां स्वतः एक तनाव उत्पन्न करती हैं, जिससे नेत्र लेंस बीच में से मोटा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है एवं पास की वस्तु का प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। नेत्र की फोकस दूरी में होने वाला यह परिवर्तन नेत्र लेंस या नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। आया समझ में? देखो एक बार पुनः बता रहा हूँ मैं आपको विद्यार्थियों कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। नेत्र की समंजन क्षमता जब सामान्य नेत्रों की अवस्था होती है तो उस समय यदि वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई है तो अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु है उसका भी प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बनता है। और जब वस्तु नेत्र के पास में रखी है तो उस स्थिति में भी नेत्र लेंस में जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपवर्तित होकर प्रतिबिंब कहाँ बनाती हैं, रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाती हैं और वस्तु दोनों ही स्पष्ट दिखाई दे जाती है। तो ये स्पष्ट जब दिखाई देती है तो इसमें यहाँ नेत्र लेंस के अंदर फोकस दूरी कम और या ज़्यादा होने की जो क्रिया है वो स्वतः होती है। वो क्या होती है? स्वतः होती है। इसमें किसी प्रकार की कोई यानी किसी मशीनीकरण की या किसी भी कोई की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें ये जो फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता है वो स्वतः होती है और ये फोकस दूरी कम और ज़्यादा होने की क्षमता ही क्या कहलाती है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। क्लियर? आगे हम बात करें वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहाँ से वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। क्या? वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहाँ से वस्तु को क्या कर सकते हैं? स्पष्ट देख सकते हैं, नेत्र का निकटतम बिंदु कहलाता है। आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है कि निकटतम बिंदु किसे कहते हैं। तो निकटतम बिंदु क्या होता है? निकटतम बिंदु क्या होता है? तो देखो, वह न्यूनतम दूरी, क्या? किसी स्वस्थ नेत्र के द्वारा वह न्यूनतम दूरी जहां से वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वस्तु को बिना किसी तनाव दबाव के स्पष्ट देखा जा सकता है। नेत्र का वह निकटतम बिंदु क्या कहलाता है? निकटतम बिंदु या निकटतम दूरी कहलाता है। ये सामान्यतः व्यक्ति में यह दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसी स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति में न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर? इसी प्रकार नेत्रों से अधिकतम दूरी जहाँ तक वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? दूर बिंदु कहलाता है। यानी वह अधिकतम दूरी जहाँ तक नेत्रों किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। क्या कर सकता है? किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है और वो स्पष्ट देखने की जो दूरी है
या जो बिंदु है उसे ही अपन क्या कहेंगे, दूरबिंदु कहेंगे। और यह दूरबिंदु क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसी स्वस्थ एवं वयस्क व्यक्ति में उसका निकटतम बिंदु कितना होता है और दूरतम बिंदु क्या होता है। तो निकटतम बिंदु तो 25 सेंटीमीटर होता है और दूरतम बिंदु अगर पूछे तो कितना होता है, वो अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। क्लियर। तो आया कि नहीं आया समझ में। नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में हम पढ़ रहे हैं और नेत्र की समंजन क्षमता मैंने आपको स्पष्ट की है। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट आगे चलें। ओके, फिर हम बात करेंगे किसकी, आगे की, जिसमें हम बात करेंगे नेत्रो दोष। क्या हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है नेत्र से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें हम बात करेंगे नेत्र दोष। नेत्र दोष क्या होता है, किसे कहेंगे नेत्र दोष। तो नेत्र दोष का तात्पर्य है जब किसी सामान्य और स्वस्थ नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को देखने में व्यवधान उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है या देखने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नेत्र दोष कहते हैं। ये नेत्र दोष जो हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पर हम 4 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने प्रकार के पढ़ेंगे, 4 प्रकार के यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। पहला दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या आया कि नहीं आया समझ में। निकट दृष्टि दोष क्या है, देखो नाम से स्पष्ट है, नाम से तो ऐसा लगता है निकट दृष्टि दोष का मतलब है पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है ये दोष क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। और वो उल्टे कैसे, आपको परिभाषा से ये स्पष्ट हो रहा होगा कि ये उल्टे किस प्रकार से होते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया आपको मैंने ये बताया कि निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है लेकिन जब दूर की वस्तु को हम देखते हैं तो वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा, ये इसका कारण क्या है भाई, हम जब दूर की वस्तु देखते हैं तो ये दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती है, तो इसका मुख्य कारण है, इस दोष का मुख्य कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना या अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना इस दोष का क्या है, मुख्य कारण है। और जैसे ही नेत्र गोलक का लंबा होना हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में जब दूर की वस्तु को हम देखेंगे तो दूर की वस्तु को देखने पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना बिंदु से पहले ही बन जाता है। यानी रेटिना बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन के उससे पहले ही नेत्र गोलक के अंदर बन जाता है और वस्तु हमें दूर की दिखाई नहीं देती है। क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसका ये क्या हुआ, मुख्य कारण हुआ। अच्छा, जब हमें ये कारण समझ में आ गया तो फिर इसका निवारण भी तो होना चाहिए। तो निवारण कैसे कर सकते हैं, तो इस दोष के निवारण के लिए, किसके, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त क्षमता का कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस उपयोग में लिया जाएगा। किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाएगा, अवतल लेंस। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, यदि कोई विद्यार्थी, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पास की वस्तु तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी पास की वस्तु तो वो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन जब उसको दूर की वस्तु देखनी होती है और वहाँ पर वो दूर की वस्तु वो नहीं देख पाता है, तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि दूर की वस्तु को देखने के लिए वो व्यक्ति किस प्रकार के चश्मे यूज में लेगा, किस प्रकार के चश्मे, जिसमें उस चश्मे के अंदर लेंस उपयोग में लिया गया है। तो वो कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। क्लियर, आया कि नहीं आया समझ में। एक बार पुनः बता रहा हूँ मैं आपको, डायग्राम के माध्यम से आपको याद रखना है डायग्राम भी किस प्रकार से होता है। तो देखो, ये तो एक सामान्य, जब व्यक्ति में किसी प्रकार का दोष नहीं है तो उसमें इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। यानी यहाँ वस्तु है, या वस्तु से प्रकाश की किरण, इस O बिंदु से प्रकाश की किरण चलती हैं और इस अभिनेत्र लेंस से अपवर्तित होकर यहाँ इस रेटिना बिंदु पर इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु हमें क्या है, दिखाई दे रही है। लेकिन जब यहाँ से, जब
जब क्या होता है, या अपन यहाँ इस O बिंदु पर क्या मान लें, पास की वस्तु मान लें, तो भी हमें क्या है, रेटिना बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु हमें दिखाई देगी। लेकिन जब यहाँ वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर, ये O डैश ये क्या है, अनंत है, क्या मान लें, अनंत। और अनंत क्या होता है, दूर बिंदु होता है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण वस्तु से पहुँचती है कहाँ, अभिनेत्र लेंस से अपवर्तित होकर, तो ये इनका जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब इस रेटिना बिंदु पर नहीं बन के कहाँ बन जाता है, पहले ही नेत्र गोलक के अंदर बन जाता है, और वो वस्तु हमें क्या है, दिखाई नहीं देती है। यदि अगर इसका प्रतिबिंब यहाँ नेत्र गोलक में बनने की जगह अगर रेटिना बिंदु पर ही बन जाता, तो वस्तु हमें क्या है, यहाँ भी स्पष्ट दिखाई देती। लेकिन कारण तो ये कि ये नेत्र गोलक क्या हो गया है, बढ़ गया है, जिससे कि क्या है, इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन हो गया, और फोकस दूरी में परिवर्तन हुआ तो ये जैसे ही यहाँ पर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण है, वो क्या है, इनका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नेत्र गोलक में, रेटिना बिंदु से पहले ही बन गया है। ठीक है, तो इस दोष के निवारण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस दोष के निवारण के लिए हमें अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण नौ के मध्य और अभिनेत्र लेंस के मध्य क्या, कौन सा लेंस लगाएंगे, कौन सा चश्मा पहनेंगे, अवतल लेंस के चश्मे पहनेंगे। किसके चश्मे पहनेंगे, अवतल लेंस के चश्मे पहनेंगे, जिससे कि इनसे दो बार अपवर्तन की क्रिया होगी, और दो बार अपवर्तन की क्रिया होते ही एक बार तो चश्मे में और एक बार अभिनेत्र लेंस में, जिससे कि क्या है, पुनः वस्तु का जो प्रतिबिंब पहले बन रहा है रेटिना बिंदु से, वो पुनः कहाँ बन जाएगा, रेटिना बिंदु पर बन जाएगा, जिससे कि हमें दूर से जो रखी हुई वस्तु है वो भी हमें स्पष्ट दिखाई दे सके। तो इस प्रकार से ये क्या है, निकट दृष्टि दोष है और उसका निवारण है और उसके ये उपाय। इस प्रकार से दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। आया कि नहीं आया समझ में, बताइए। नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ से कितना समझ में नहीं आया। क्लियर विद्यार्थियों। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको मैं कहता हूँ कि 100% ये चीज़ समझ में आएगी। क्यों, क्योंकि ये जो नोट्स हैं, ये जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये मेरी स्वयं की लैंग्वेज में ये बनाए गए हैं, एकदम बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा के अंदर। क्लियर। चलें आगे, समझ में आ गया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। बोलो विद्यार्थियों, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, दूसरा जो दोष है वो है हमारा क्या, दूर दृष्टि दोष, या इसे अपन क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष के नाम से जाना दूर दृष्टता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, दूर दृष्टता के नाम से इसको जाना जाता है। अब दूर दृष्टता दोष या दूर दृष्टि दोष क्या है, तो ऐसा दोष जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ये गलत प्रिंट हो गया है, देखो इसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा हमें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से होगा। जो पास की वस्तु है उसमें तो क्या है, पास की वस्तु तो जो निकट दृष्टि दोष है उसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें तो ये सही लिखा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया है, इसमें प्रिंट गलत हो गया है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर ये क्या दिया है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, ये गलत लिखा हुआ है। तो मैं इसको शुद्ध कर देता हूँ, ये लो। अब देखिए, ऐसा दोष जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्या स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्या स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या आएगा, ऐसा दोष जिसमें
ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ऐसे दोष को अपन क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर? एक बार पुनः बता देता हूँ मैं आपको। हमारी जो टाइपिंग मिस्टेक है वो थोड़ा सा टाइप करने में ये क्या है बाई मिस्टेक हो गई है, तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है? ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष का उत्पन्न होने का मुख्य कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का क्या हो जाना? बढ़ जाना। यानी इसकी जो फोकस दूरी है वो फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और नेत्र गोलक है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक तो छोटा हो जाता है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे कि क्या है हमें इस दोष का उत्पन्न होने का मुख्य कारण है। इस दोष के निवारण के लिए हम क्या करते हैं? उपयुक्त क्षमता का कौन सा लेंस उपयोग में लेते हैं? उत्तल लेंस उपयोग में लिया जाता है। कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है? उत्तल लेंस उपयोग में लिया जाता है। जैसे देखो इस डायग्राम के अंदर, इस चित्र के अंदर बताया गया है, ये तो इसमें सामान्य स्टेज है। इस सामान्य स्टेज में क्या है कि यहाँ पर जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जब पास में वस्तु रखी हुई है तो उस पास में वस्तु जब रखी हुई है तो वहाँ जब हम सामान्य वे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ रेटिना बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जब क्या करेंगे हम, जब पास की वस्तु को हम देखेंगे, जब निकट की वस्तु या पास की वस्तु को देखेंगे तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? इस नेत्र गोलक से आगे की ओर, यानी रेटिना बिंदु से कहाँ बनेगा? दूर बनेगा। रेटिना बिंदु से कहाँ बनेगा? दूर बनेगा, जिससे कि क्या है हमें पास रखी हुई वस्तु है उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। अब इस दोष का हमें निवारण करना है, तो इस दोष के निवारण के लिए हम क्या करेंगे? अभिनेत्र लेंस से आगे की ओर क्या लगाएंगे? एक उत्तल लेंस के चश्मे पहनेंगे या उत्तल लेंस लगाएंगे, जिससे कि क्या है जो रेटिना बिंदु से दूर प्रतिबिंब बन रहा है वो पुनः कहाँ बन जाएगा? रेटिना बिंदु पर बन जाएगा। और पास की जो वस्तु है जो पहले हमें दिखाई नहीं दे रही थी वो हमें दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। क्लियर? तो आया कि नहीं आया समझ में? ये हमारा दूसरा था निकट दृष्टि दोष। क्लियर? अब हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट जो है हमारा वो है कौन सा? जरा दृष्टि दोष। कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। तीसरा जो है वो तीसरा दोष है हमारा कौन सा? जरा दृष्टि दोष। क्लियर? अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि जरा दृष्टि दोष भी एक क्या है? मुख्य दोष है। आयु बढ़ने पर मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। क्या होती है? नेत्र की समंजन क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। और नेत्र की समंजन क्षमता जैसे ही घटती है तो उस स्थिति में क्या होता है? नेत्र की समंजन क्षमता जैसे ही घटती है तो उस स्थिति में क्या होता है? दोष उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? दोष उत्पन्न होता है। तो नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है तो ऐसी स्थिति में ये नेत्र की समंजन क्षमता जो है वो घटेगी तो क्या होगा? दोष उत्पन्न होगा। क्या होगा? दोष उत्पन्न होगा। क्या होगा? दोष उत्पन्न होगा। क्लियर? अब यहाँ पर आयु बढ़ने पर मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे वस्तु में तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई, न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष का जो कारण है, इस दोष का मुख्य कारण है पक्षमावी पेशियों का दुर्बल हो जाना। किसका? पक्षमावी पेशियों का दुर्बल हो जाना। क्रिस्टलीय लेंस का लचीलापन कम होना, इसका क्या है? जरा दृष्टि दोष का मुख्य कारण है। इस दोष के निवारण के लिए द्विफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर
ऊपरी भाग जो है यानी द्विफोक्सी लेंस में, जो द्विफोक्सी लेंस के जो चश्मे होते हैं उसमें ऊपरी भाग जो होता है वो किसका होता है, अवतल लेंस का, और निचला वाला भाग जो होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है। तो इस प्रकार के जो चश्मे उसमें उत्तल और अवतल दोनों ही प्रकार के लेंस उपयोग में ले लिए जाते हैं, जिसे हम द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। और द्विफोक्सी लेंस के द्वारा जरा दृष्टि दोष है इसका निवारण किया जाता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो दोष है वो नेक्स्ट दोष है मोतियाबिंद। क्या है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है? तो व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है एवं लचीलापन धीरे धीरे कम होने लगता है। इस कारण यह प्रकाश का परावर्तन करने लगता है, यानी नेत्र लेंस जो है वो क्या करेगा, प्रकाश का परावर्तन करेगा एवं वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को मोतियाबिंद कहते हैं। यानी जो उम्र बढ़ने के साथ साथ नेत्र में जो नेत्र की कार्य करने की क्षमता है और नेत्र का जो नेत्र लेंस का जो पारदर्शिता है यानी वो क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। यानी नेत्र लेंस की जो रंग और नेत्र लेंस का जो रंग है वो दूध के रंग के समान यानी सफ़ेद दूधिया हो जाता है। ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। इस दोष के निवारण के लिए नेत्र लेंस को शल्य चिकित्सा क्रिया द्वारा हटा दिया जाता है और आधुनिक विधि के द्वारा कृत्रिम लेंस का प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। ऑपरेशन के जरिए हम क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, प्रत्यारोपित कर देते हैं, हटा देते हैं। और जैसे ही जब ये हटता है तो एक नया कृत्रिम तरीके का जो लेंस है, कृत्रिम तरीके का लेंस है, उसको वहाँ पर क्या प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। यानी ऑपरेशन के जरिए इस मोतियाबिंद का जो इलाज है या दोष है उसको दूर किया जाता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से होता है। तो आपने देखा होगा त्रिभुजाकार आकृति में कांच का बना हुआ एक पारदर्शी निकोल प्रिज्म होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश की क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश की एक किरण है वो प्रिज्म के एक पृष्ठ पर आपतित करते हैं। तो जैसे ही प्रिज्म के एक पृष्ठ पर आपतित करेंगे तो वहाँ क्या होगा, अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के बाद में ये श्वेत प्रकाश की किरण है वो अलग अलग 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। और ये 7 रंगों में विभक्त होकर एक पट्टिका का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर। तो क्या होता है इसमें, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म के अपवर्तक फलक, ये अपवर्तक फलक है, ये क्या है, अपवर्तक फलक है, इस अपवर्तक फलक पर क्या होती है, आपतित होती है, तब प्रिज्म द्वारा वह अपनी अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है घटना, ये वर्ण विक्षेपण कहलाती है। जब प्रिज्म में से कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तब वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में रंगों का जो क्रम है वो प्ले नहीं है, ये क्या है, रंगों का जो क्रम है ये क्रम क्या है, BIVGYOR विबग्योर से याद किया जा सकता है। विबग्योर का अर्थ क्या है, बी, पहले वी का अर्थ है बैंगनी, आई का मतलब इंडिगो, वी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। जिसमें सबसे अधिक जो रंग की तरंग दैर्घ्य होती है, जिसमें अत्यधिक जो तीव्रता होती है वो होती है कौन सी, लाल रंग, रेड। और सबसे जो कम तीव्रता वाली या तरंग दैर्घ्य वाली जो प्रकाश रंग होती है वो होती है बैंगनी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सबसे अधिक यानी सबसे ऊपर जो तरंग दैर्घ्य होती है वो किसकी होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है। और सबसे नीचे जो है जिसका सबसे झुकाव होता है वो कौन सी होती है, बैंगनी रंग की होती है। इसलिए आपने देखा होगा जहाँ पर
डेंजर्स जो होते हैं, सिग्नल जहाँ पर खतरे के संकेत होते हैं, वहाँ पर लाल रंग का उपयोग किया जाता है। अच्छा, लाल रंग का उपयोग ही क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी जो आवृत्ति होती है, इसकी जो तीव्रता होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो क्या होती है? अत्यधिक होती है। इसलिए दूर से ही हमें क्या है, दिखाई दे जाती है और जो खतरा है वो क्या है, टल हो जाता है, यानी खतरे से हम सावधान हो सकते हैं। जबकि अगर बैंगनी रंग का उपयोग करें तो बैंगनी रंग तो क्या है, इसका प्रकीर्णन यानी बैंगनी रंग है वो पास से जाकर दिखेगा, तो हमें क्या है उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं चलेगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने मानव नेत्र की संपूर्ण संरचना, उसमें उत्पन्न दोष के बारे में अध्ययन कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया हुआ होगा। इसके साथ साथ ही मैंने आज आपको प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आपको समझ में आया होगा, क्लियर। एक बार पुनः बता देता हूँ मैं आपको, आज हमने किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया है। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हमने मानव नेत्र की संरचना, इसके बारे में अध्ययन किया है। साथ में इसके मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमने किसके बारे में बात किया है, इसके मानव नेत्र दोष के बारे में, क्लियर। तो समझ में आया होगा, मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और यदि मेरे द्वारा आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है, अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, अगर आपको इस पसंद आ रही है तो हमारे YouTube पर बने रहें। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पुनः मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। थैंक यू।